हाय फ्रेंड्स। अभी टॉपिक जो है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्यों ऐड किया गया था, क्या पर्पस था, बहुत बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि 10th शेड्यूल किससे किससे रिलेटेड है, क्योंकि शेड्यूल्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ का जो 10th शेड्यूल है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, आप नंबर ऑफ एग्जाम देख लीजिए, यूपीएससी का देख लीजिए, स्टेट पीसीएस के मल्टीपल एग्जाम आप देख लीजिए। मतलब हर कोई ना कोई एग्जाम में तो पूछ ही लिया जाता है एक क्वेश्चन, और सीडीएस में, सीएपीएफ में, एनडीए में पता नहीं कितनी बार पूछा है, मैं गिना नहीं सकता। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अब देखते हैं कि क्यों लाया गया था। देखिए, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। कंसेप्ट बहुत ईजी है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, दो तीन चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी बस। इसका मतलब होता है दल बदलना, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि फॉर द बेनिफिट्स, फॉर द काइंड ऑफ ना गुड रिमेमोरेशंस बोल सकता हूँ मैं, या कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट, मेन पर्पज ये था पावर में आने के लिए, रहने के लिए। नेता लोग क्या करते थे, इलेक्ट किसी और पार्टी से होते थे, चेंज कर लेते थे बाद में दूसरी पार्टी के लिए। आपको याद होगा एक बार वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से हार गई थी, याद होगा आपको, जिसमें वाजपेयी जी का भाषण है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी पार्टी रहे या ना रहे, लेकिन देश रहना चाहिए, जो है ना डायलॉग आपका, उसके बाद ही उन्होंने दिया था, क्योंकि उनको शायद से गुस्सा आया होगा इस बात को लेके कि, तो उस टाइम पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत बाद आया है। तो अब देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ का पर्पस क्या समझते हैं। पहले यही पर्पस है कि जो तुम इलेक्ट हुए कांग्रेस से, तुम्हें दिख रहा है कि कांग्रेस में अच्छी पोस्ट नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। तुमने सोचा यार काम करते हैं, कांग्रेस को अब गिराने का काम करते हैं, हम क्या करेंगे कि बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी की सरकार बनवा देंगे, बीजेपी से हमें वोट मिल जाएगा। देखिए, ये सीधा हो रहा है। अभी यहाँ पे लोगों को डाउट आएगा कि अच्छा, ये जो नीतीश कुमार जी की पार्टी अभी जो इसको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, तो उसका क्या मतलब, इन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया। देखिए, बीजेपी की 240 सीट्स हैं और नीतीश कुमार की अपनी जो पार्टी है उसके अपने अलग सीट्स हैं, ये दोनों का अलायंस है। समझिए, अलायंस का मतलब दोनों जोड़ के खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी के मेंबर्स इसमें बीजेपी में जुड़ गए हैं। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये बिल्कुल नहीं ऐसा समझना है, ये बिल्कुल अलग है। जैसे कोई इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, वो सपोर्ट करता है। अभी इंडिपेंडेंट मेंबर कहीं का चूज हुआ है, अब वो सपोर्ट करे बीजेपी को, बोले कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अलायंस। उसने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है, दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है, तो अलायंस करना और ज्वाइन करना दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले ज्वाइन ही कर लेते थे सीधा जाके वो, आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्ट होने के बाद। इलेक्ट होने से पहले तो आपको जो करना है भाई कर लो, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हुए हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक आप एक पार्टी से छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाओ, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, आप उस पार्टी से लड़ो। इलेक्शन से पहले जो तुम्हें प्लान चेंज करने हैं दैट यू कैन डू वंस यू आर इलेक्टेड फ्रॉम अ कांग्रेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, कांग्रेस से इलेक्ट हुए हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है तुम्हारे हिसाब से काम नहीं हो रहा, बेटर रिजाइन इट, रिजाइन कर दो वहां से। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप दूसरी पार्टी चेंज करके जाओगे तो फिर तो वैसे भी ये इंडी डिफेक्शन लॉ आ जाएगा। अब समझते हैं कि यहाँ पे क्यों लाया गया था, पर्पस क्या था। ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत डिटेल दे दिया मैंने, अब थोड़ा आगे समझते हैं इसके अंदर कौन से शेड्यूल में है। 10th शेड्यूल में है 52nd अमेंडमेंट। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है भाई, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन से अमेंडमेंट के बाद हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था, कौन से ईयर में लाया था। तो इट वॉज 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। जैसे होता है ना कि कुछ अमेंडमेंट फेमस हो जाते हैं, कुछ अमेंडमेंट हमेशा दिमाग में रहने ही चाहिए। जैसे कि आपको एक दो अमेंडमेंट बताता हूं मैं। 70th नंबर का अमेंडमेंट था। वैसे तो बहुत सारे फीचर है 70th नंबर के अमेंडमेंट के, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके अंदर दिल्ली एंड पुडुचेरी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वोटर्स हैं, इलेक्टर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव है, दे कैन कास्ट देयर वोट इन द, और दे कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी तक जेएनके का ऐड नहीं हुआ है। जैसे 69th अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, 69th अमेंडमेंट ने जो हम दिल्ली को हम क्या बोलते हैं, एनसीआर बोलते हैं ना, उसका नाम चेंज किया था। साथ ही साथ 61th अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि 18 साल की, जो पहले 21 साल एज हुआ करती थी, उसको 18 साल किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये आपको दिमाग में रहने ही चाहिए। एग्जाम में बहुत बार मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। वैसे ही 52nd अमेंडमेंट है, आपको दिमाग में रहना ही चाहिए कि भाई 52nd अमेंडमेंट, क्योंकि ये अपने आप में सेपरेट टॉपिक बन जाता है। वैसे कुछ अमेंडमेंट है, आपको एक और अमेंडमेंट अभी क्लास में इसी में पढ़ाऊंगा, 91st अमेंडमेंट। ठीक है, देखिए पर्पस क्या था, टू प्रिवेंट लेजिस्लेटर फ्रॉम स्विचिंग पार्टीज फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन। वही बताया ना, पावर के लिए।
या कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, भाई चलो आपको ये पोर्टफोलियो दे दूंगा, मैं रेलवे दे दूंगा आपको, मेरे साथ आ जाओ यार आप। पहले ऐसा करते थे, पहले ऐसा करते थे। अगेन बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, अलायंस इज डिफरेंट और ज्वाइनिंग द पार्टी आफ्टर द गेटिंग इलेक्टेड इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, अब चलिए क्या क्या ग्राउंड है भाई डिस्क्वालिफिकेशन के, क्योंकि सीधा डिस्क्वालीफाई करता है। अगर आपने अपनी पार्टी को डिफेक्ट किया, अपनी पार्टी को आपने धोखा दिया, तो कौन कौन से ग्राउंड्स पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहली बात, अगर आप पार्टी से चूज किए गए, पार्टी से आपको, पार्टी ने आपको चुना, जैसे कुमार विश्वास जी अपनी पार्टी से, आप पार्टी से चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने गिव अप कर दी अपनी मेंबरशिप, उन्होंने बोला कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वॉलेंटली गिविंग अप द मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि भाई आप पार्टी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तभी तो आप रिजाइन कर रहे हो ना। सिंपल सी बात है। इसका मतलब सिर्फ रिजिग्नेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आप पार्टी के जो कंडक्ट्स हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई यू आर लिविंग द पार्टी। तो इस केस में क्या होता है कि यू आर डिस्क्वालीफाइड। जैसे आपने 5 साल के टर्म के लिए आप इलेक्ट होते हो, जनरली 5 साल का ही टर्म होता है, और आप 1 साल पार्टी के साथ रहे, आपको लगा यार पार्टी मेरे विचारों के साथ नहीं चल पा रही है, या मैं पार्टी के विचारों के साथ सहमत नहीं हूं, तो आपने रिजाइन कर दिया। तो आगे के जो 4 साल है ना, आप चाहो कि चलो मैं बीजेपी में ज्वाइन कर लूँ, आप कांग्रेस में ज्वाइन कर लूँ, तो देखो भाई आप कहीं नहीं ज्वाइन कर सकते अभी। अब आगे के 4 साल आप, यू आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी पोजीशन। पहली बात, आप सीधा, आप एक तरह से आप डिस्क्वालीफाई हो गए, सीधा आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आप जिस पोजीशन से आपने रेजिग्नेशन दी है ना, वहां पे कराया जाएगा बाईपोल, वहां पे बाईपोल इलेक्शन कराया जाएगा विद इन 6 मंथ, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, और जो मेंबर आएगा वो आगे के 4 साल के लिए रहेगा। सिंपल सी बात है, बात खत्म। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझा पाया हूं मैं। आगे देखते हैं, अगर अपने पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट आपने वोट किया, जैसे इसको हम बोलते हैं ना, आर्टिकल 75 में एक टर्म है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही बात यहां पे आती है कि अब पार्टी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, पार्टी जो एजेंडा डिसाइड कर रही है, उस पर आपको चलना है। अगर आप पार्टी के जो तौर तरीके हैं, पार्टी ने इस पर्टिकुलर चीज पे बोला है कि आपको वोट करना है, आपको करना है, आप नहीं कर पा रहे हो, या जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, इफ इट इज अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन, देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। और कितने दिन के अंदर, विद इन 15 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन यू हैव टू गिव द रेजिग्नेशन। एक पार्टी का एक तरह से विप होता है, मतलब पार्टी का डायरेक्शन आपको फॉलो करना है, सिंपल सी बात है, अगर पार्टी के साथ बने रहना तो, अदरवाइज गिव रेजिग्नेशन। और अगर पार्टी का डायरेक्शन फॉलो नहीं किया तो अगेन इट्स अ डिस्क्वालिफिकेशन, सिंपल सी बात है। तो यहां पे आर्टिकल 75 का इंपॉर्टेंट रोल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेयर, टू द लोकसभा। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स बात है, किसका पार्ट है हमारे, अगेन इसका, अरे पार्टी के प्रॉपर डायरेक्शन का ही पार्ट है एक तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट एंड, हाँ, जो भी कौन से मेंबर आते हैं भाई, इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर तो होते हैं राज्यसभा में, और इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं अपने जो, उनको भाई किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ना है, उनका ऐसा है कि भाई हम इलेक्शन ही इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अमृतपाल सिंह जो जेल में है भाई, है ना, अमृतपाल जी जो जेल में है एग्जाम्पल में मैं कौन सा दे रहा हूँ, बट ठीक है, ही उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा था। अब बात ऐसा है कि अगर एक किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्यों बताता हूँ अभी, देखिए इंडिपेंडेंट मेंबर के साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि पहली बात है जनता ने आपको क्यों चूज किया, सोचिए। एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर आपको इसलिए चूज किया है ना, क्योंकि उनको ना कांग्रेस पसंद आई थी, ना बीजेपी पसंद आई थी, ना कोई और पार्टी पसंद आई थी, इसलिए तो आपको चूज किया है ना। और आप बाद में किसी पार्टी को ही ज्वाइन कर लोगे अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने लोगों के साथ धोखा किया है। फिर आपके जो खुद के जो लोग हैं जिन्होंने आपको चूज किया है अपनी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसके साथ आप धोखा कर रहे हो, क्योंकि उनको आप सबसे बेस्ट ऑप्शन लगे थे एज ए इंडिपेंडेंट, तभी आपको चूज किया था। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट मेंबर कैनॉट ज्वाइन एनी पार्टी, कैनॉट ज्वाइन एनी पार्टी। अगर पार्टी ज्वाइन कर लिया तो क्या हो गया, वो हो गया डिस्क्वालीफाई। लेकिन क्या वो बीजेपी को अलायंस, जैसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, क्या बीजेपी या किसी पार्टी को अलायंस कर सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं, उनको +1 करके सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे बीजेपी के पास अगर 240 सीट है तो बोला कि +1 सर मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपकी पार्टी का नहीं हूं, समझे आप, मेरा पार्टी का सिंबल अलग है, आपकी पार्टी का सिंबल अलग है। अगर एक बैनर बनेगा तो अगर कमल का फूल अगर दिखाया जाएगा तो साथ में मेरा पार्टी का सिंबल भी रहेगा वहां पे, विच मीन्स दैट आई एम नॉट इंटीग्रेटेड टू योर पार्टी, आई हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड विच शुड बी रिफ्लेक्ट ऑन द बैनर, सिंपल एज दैट। समझ में आई बात आपको। तो ये पर्पज होता है इंडिपेंडेंट मेंबर का। अगर वो पार्टी ज्वाइन कर ले तो फिर तो समझो कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया।
अगेन उसने क्या, किसको बिट्रे किया? अपने लोगों को बिट्रे किया, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को बिट्रे किया उसने। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं। ये डायरेक्टली है वॉलेंटरली गिविंग ऑफ द मेंबरशिप। चलिए इसके बाद अब क्या है यहाँ पे, हाँ, वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन। अब ये वे वायलेशन मतलब पार्टी के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो पार्टी का आपको फॉलो करना है। आगे बढ़ता है। और नॉमिनेटेड एमपी और एमएलए, अब देखिए कोई भी जो पर्सन जो नॉमिनेट हो रहा है, जैसे कि 2 एंग्लो इंडियन पहले होते थे लोकसभा के अंदर, या फिर 12 अभी भी नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के अंदर। अगर इन्होंने 6 महीने के अंदर, ऑफकोर्स 6 महीने के अंदर तुमको पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी, तो विद इन 6 मंथ इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी पार्टी देन इट्स ओके, बट आफ्टर 6 मंथ अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो देन यू आर डिस्क्वालीफाइड। एक कंडीशन इनके लिए रखा गया है, सिंपल सी बात है। सो यू कैन ज्वाइन एनी पार्टी विद इन 6 मंथ, आपको अगर मेंबर ही बनना है। क्योंकि देखिए आपको एक कंडीशन बताता हूँ, क्योंकि एक हम किसी भी पर्सन को पीएम बना सकते हैं, किसी भी मेंबर को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ दैट पर्सन शुड बिकम अ मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द हाउस, ठीक है, या पार्टी का मेंबर बने, जो भी हो यहाँ पे। तो अगर आफ्टर 6 मंथ बनना चाहता है तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसको, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे कंडीशन है। तो ये थोड़ा 3-4 चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। ये तो 3-4 चीज़ आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है कि कौन कौन से केसेस हैं। वैसे बहुत सिंपल है, इसको आप अपने हिसाब से लिखिए, इसको आपको दिमाग में रहेंगे। क्योंकि पार्टी का अगर ये तो सिंपल है, पार्टी के डायरेक्शन नहीं फॉलो किया, रिजाइन कर दिया वॉलेंटरली, या इंडिपेंडेंट मेंबर ने ज्वाइन कर लिया, नॉमिनेटेड मेंबर ने अपने 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन की, तो ये 4 कंडीशन तो है क्लियर कट डिफेक्शन के। अब कुछ एक्सेप्शन है, देखिए मान के चलिए ऐसा कि 60 लोगों की पार्टी है, 60 मेंबर्स हैं, 60 यहाँ पे एमपीज हैं, और उनकी मतलब इलेक्टेड एमपीज हैं किसी पार्टी की तरफ से। अब 60 में से 40 को ऐसा लगता है कि यार हमारा जो है ना पार्टी के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्प्लिट, क्योंकि ये 2/3 हो रहा है। तो जब कभी भी 2/3 मेंबर आपकी पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें, दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्लिट। आपकी पार्टी में स्प्लिट हुआ है, उस केस में ये वाला एक्सेप्शन लगता है, उस केस में उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। वेर एज अगर 1/3 अलग होते हैं, 1/3 ने अलग होके किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, पहले 1/3 रखा गया था, तो आपको बता दूं पहले 1/3 रखा गया था, लेकिन देखा गया था 1/3 बहुत छोटा नंबर है, 1/3 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। छोटी छोटी पार्टियां तो 1/3 का पूरा फायदा उठा ले रही हैं, तो बोला कि 1/3 हटाओ, अब इसको 2/3 करो। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 2/3 का पर्पज ये होता है कि ये बोल सकते हो कि यार पार्टी की आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है, या फिर हमारी विचारधारा पे नहीं जा रही है। क्योंकि इतने लोग जब अलग हो रहे हैं पार्टी से, तो डेफिनेटली पार्टी का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक चल रहा है, पार्टी में कुछ इंटरनल इशू चल रहे हैं, दैट्स वाई इतने 2/3 लोग अलग हो रहे हैं उस पार्टी से। तो उस केस को हम बोलेंगे स्प्लिट। तो उस केस में उन 2/3 लोगों को आप ये नहीं बोल सकते हो कि इनको आप डिस्क्वालीफाई करिए, आप बिल्कुल उस केस में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे वो लोग। यही यहाँ पे 1/3 को 2/3 करने का काम किया था बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे, तो ये आपको दिमाग में रखना है। पहले स्टार्टिंग में 1/3 था, जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, तो 1/3 रखा गया था, लेकिन 91st ने क्या किया, उसको 2/3 कर दिया कि 2/3 अगर करते हैं देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और ये एक और यहाँ पे एक्सेप्शन है, देखिए जैसे स्पीकर होते हैं और राज्यसभा का तो हटा दीजिए, मेन यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर हो गए। अब लोकसभा के स्पीकर देखिए, वो पोजीशन स्पीकर की ऐसी है ना कि वहाँ पे बैठने पे आपको अनबायस होना पड़ेगा। आप किसी पार्टी को, अपनी ही पार्टी को आप फेवरेटिज्म नहीं कर सकते हैं, वो एक अनबायस पोजीशन है। आपको वहाँ पे रह के दोनों पार्टीज को इक्वल, मतलब जितनी भी पार्टी हैं दोनों पक्ष को, विपक्ष या पक्ष दोनों को आपको इक्वली देखना है, समानता से देखना है। इसलिए आपको याद होगा कि इस बार जब अखिलेश यादव जब वहाँ पे पहुँचे थे, तो उन्होंने बोला था कि स्पीकर महोदय आप हमारी तरफ भी निष्पक्षता से देखेंगे। आपको याद होगा अगर आपने स्पीच सुनी होगी उनकी, तो उन्होंने बहुत प्यार से यही लाइन बोली थी कि आप हमारी तरफ भी निष्पक्षता से देखेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि स्पीकर शुड भी निरपक्ष, किसी पक्ष से नहीं होना चाहिए वो। तो उस केस में स्पीकर्स लोग क्या करते हैं जनरली कि यार ठीक है, जब तक हम स्पीकर पद पे बने हुए हैं, 5 साल के लिए स्पीकर आपको पता बनता है, तो उस केस में क्या करेंगे कि हम पार्टी
से अपने आप को ना रिजाइन दे देते हैं, मतलब पार्टी की पोजीशन से, पार्टी एज ए मेंबर हम रिजाइन दे देते हैं, हम स्पीकर पद पे रहेंगे, तो उस केस में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, बिकॉज उसने उस पोजीशन की गरिमा को बनाए रखने के लिए रिजाइन दिया है। समझ में आई बात आपको? इसलिए राज्यसभा का देखिए, राज्यसभा का चेयरमैन, यहाँ पे कहना गलत होगा कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर सेम गोज विद लोकसभा स्पीकर, अगेन वो कर सकता है। और यहां पे डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? अच्छा ये सॉरी, टॉपिक अलग था, मैंने समझा कुछ और दिया, बट कोई बात नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अथॉरिटी कौन है? ये जो डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं ना हम लोग, वो अथॉरिटी कौन है? देखिए अथॉरिटी यहाँ पे है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। सॉरी ये समझाया मैंने, दूसरा चीज बता दिया। एक और एक्सेप्शन था वैसे, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सेप्शन है ना डिस्क्वालिफिकेशन का, इसमें बी एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई स्पीकर बन गया है, या फिर अपने लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई स्पीकर बन गया है, तो उस केस में अगर अपनी पार्टी का मेंबरशिप छोड़ता है और स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखता है, तो यहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। ये वाला चीज़ मैं समझा रहा था। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हु डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए डिसाइड करने की जो ड्यूटी है वो दी जाती है स्पीकर को और चेयरमैन को। लोकसभा स्पीकर, या फिर राज्यसभा का चेयरमैन, या स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली, या स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो उस हाउस का स्पीकर होगा, चेयरमैन होगा, उसको ड्यूटी दी जाती है कि डिस्क्वालिफिकेशन का वो डील करे। बट यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्पीकर या चेयरमैन होते थोड़ा सा यहाँ पे बायस हो जाते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं कभी कभी वो बायस नेचर उनका दिख जाता है। तो इसीलिए जो खीतो खुल्हन केस है 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर स्पीकर ऑल्दो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, लेकिन स्पीकर ने अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया तो दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। ऐसा नहीं है कि स्पीकर का डिसीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या स्पीकर इज अ फाइनल अथॉरिटी? यस, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी, बट इट अगेन सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। उसके ऊपर भी जुडिशियल क्वेश्चन कर सकती है कि भाई हम तो सीधा सीधा देख रहे थे कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, तो आपने इतना समय क्यों लगाया इसके अंदर? आपने इतना समय लगाया तो उसके बाद आपने उसको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया, या फिर आपने बायस डिसीजन क्यों लिया? तो दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। तो फाइनल अथॉरिटी बिल्कुल स्पीकर की ही रहेगी, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, दिमाग में रखिए, अगेन इट इज अ क्वेश्चनेबल। तो हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बहुत बड़ा है। आपको याद दिलाऊं मैं कि यहां तक कि अगर पार्डनिंग पावर भी अगर आप मेरा देखेंगे, तो जिसके अंदर प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, लेकिन अगेन इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट बहुत बड़ा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डिसाइडिंग अथॉरिटी हमने किसी को भी बना दिया हो, लेकिन उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि डिस्क्वालीफाई करता कौन है? स्पीकर करता है। स्पीकर या फिर चेयरमैन, राज्यसभा का है तो चेयरमैन करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का है तो स्पीकर करेगा, वहां का स्पीकर करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इशू क्या होते हैं? अब इशू सबसे बड़ा वही है कि डिले होता है यार, क्योंकि इसके लिए ऐसा नहीं ना कि 1 महीने में 2 महीने में, टाइम फ्रेम नहीं दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कितने दिन के अंदर दिया ही नहीं है। अगर दिया होता ना कि डिस्क्वालीफाई 1 महीने में कर दो या पहली सिटिंग में कर दो, जब भी सीन हो गया है, जो भी लोगों ने छोड़ दिया, तो अगली सिटिंग में उनको डिस्क्वालीफाई कर दो, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन इसका टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, तो इसको बढ़ाते रहते वो लोग, ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। कभी कभी यहाँ पे स्पीकर चेयरमैन आपको पता है रूलिंग पार्टी से होते हैं, तो बायस नेचर दिख जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म है इसका, और है एक्चुअली में। तो अभी भी ये जो कारगर उतना साबित नहीं हुआ है। अभी भी आपको देखते होंगे कि भाई किसी और गवर्नमेंट की पार्टी थी, मतलब किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, और कुछ दिन बाद भाई आपको दिखता है कि भाई अरे अपने ये मोटा भाई आए और उन्होंने सीधा सीन पलट दिया। ये सब देखने को मिलता है ना आपको केस बताता हूँ 2020 के 2017-18 का केस है कि एग्जैक्टली आई कुड नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। एमपी के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के ऑलमोस्ट इक्वल सीट्स थे। उनके अंदर एक्चुअली कांग्रेस थोड़ी अपर हैंड था कांग्रेस का, और बीजेपी के ऑलमोस्ट थोड़ा सा 5-6 कुछ सीट्स का डिफरेंस था, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट मिल गया था कुछ लीडर्स का और उन्होंने बना लिया था अपनी गवर्नमेंट। बाद में भाई कुछ हुआ और सिंधिया ने, उस टाइम जो ज्योतिराव सिंधिया थे कांग्रेस के पार्टी थे, उन्होंने कुछ एमएलएज अपने निकाल लिए और बीजेपी में चले गए वो। तो यहाँ पे जो एमएलएज बने वो क्या हो गए? वो डिस्क्वालीफाई हो गए, और शिवराज सिंह चौहान क्या बन गए? यहाँ पे बीजेपी फिर पावर में आ गई, ठीक है। तो बीजेपी अब मेजॉरिटी पार्टी बन गई, तो उन्होंने यहाँ पे सरकार बना ली अपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन होते हैं,
और इसका ही एक वन ऑफ द लूफोल अभी भी चालू है हमारे कंट्री में। चलिए, अगेन वही है, एंटी डिफेक्शन पर खीतो कोलन ने बोला है भाई कि अगेन इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, स्पीकर का डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। ऑल द कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन देन टू कोर्ट कैन क्वेश्चन इट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। स्पीकर के डिसीजन में क्वेश्चन नहीं कर रहा हो, लेकिन क्या बोलते हैं, इस पर इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन बाद में क्वेश्चन कर सकता है। ओके, वही रिफॉर्म बोला है भाई, टाइम लिमिट सेट करो। एग्जाम्पल 3 महीना, 1 महीना कुछ तो करो। ठीक है, किसी और बॉडी के साथ में यहाँ पे आप मिलकर डिसीजन लो, क्योंकि देखते हैं कि जब कभी भी आप किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं ना, तो एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए 1951। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट होता है डिसाइडिंग अथॉरिटी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछता है वो। लेकिन यहाँ पे स्पीकर किसी से पूछ ही नहीं रहा है, यहाँ पे स्पीकर अपनी मर्जी से लाता है। तो यही का ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है यहाँ पे। इसलिए बोला गया कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछिए, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज अ बॉडी बनाइए इसके अंदर एडिशनल, या कोई ट्रिब्यूनल सेटअप करिए इसके लिए। ऑल दो यहाँ पे आपने सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रिब्यूनल सेटअप कर ही रखा है, तो इधर भी करिए। तो ये देखते हैं अभी इसके ऊपर कब काम होता है। अगेन पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा इशू है, देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म या 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, अगेन ये पूरा का पूरा 91st आप देखेंगे ना, तो एक तरह से पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसको सुधारने के लिए लाया गया था। पहला तो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, 1/3 की जगह क्या कर दिया गया, उसको 2/3 कर दिया गया। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इसका प्रोविजन है जो 10th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, एट इज 2/3 ऑफ द मेंबर मर्ज विद अनदर पार्टी, तो इसको एक्सेप्शन माना जाएगा, अदरवाइज बाकी सब डिस्क्वालिफिकेशन माने जाएंगे, इसके सिवाय एक और कोई केस होता है तो। अगला, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है आपको कि जो काउंसिल होगी उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी उसकी, दैट शुड बी 15% ऑफ द हाउस। ठीक है, ये ऑलरेडी आप अगर देखेंगे इसको उन्होंने आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 2 के अंदर ऐड कर रखा है ये वाला पार्ट। ठीक है, कि काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ काउंसिल की कितनी होनी चाहिए। जैसे पीएम की अपनी काउंसिल होती है ना, सीएम की अपनी काउंसिल होती है, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो इट शुड बी मैक्सिमम 15% ऑफ दैट हाउस। ओके, ये पर्पस भी वही था कि अगेन आप किसी पार्टी के किसी मेंबर को बोलते हो भाई चलो यार आ जाओ हमारे साथ, आपको ये पोर्टफोलियो दे देंगे, ये फ़ायदा दे देंगे। अगेन वही गयाराम को बंद करने के लिए बोला कि यार आप कम से कम ना आपकी काउंसिल की स्ट्रेंथ कम करिए, क्योंकि क्या होता है कि काउंसिल की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए पर्पस वही था। वही है, प्रिवेंट अननेसेसरी मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट फॉर द पॉलिटिकल गेन्स। अगला, डिस्क्वालीफाई, हाँ, जो पर्सन जो डिफेक्टेड मिनिस्टर है, आप उसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दोगे। जैसे बताया मैंने कि 1 साल के अंदर ही उसने आप डिफेक्ट कर दिया, तो अगले 4 साल के लिए भाई वो डिबार्ड है सीधा। उसको कोई ऐसा नहीं गवर्नमेंट कर सकती कि चलो भाई आप हमारे साथ आ जाओ, आपको हम क्या दे देंगे, हम आपको एक पोजीशन दे देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार जो मैंने ऊपर वाला केस बताया, ज्योतिराव सिंधिया के कुछ मेंबर्स चले गए, लेकिन फिर भी ज्योतिराव सिंधिया को हमने एविएशन मिनिस्ट्री दे दिया था, बीजेपी ने, हमने नहीं, बीजेपी ने दे दिया था। आपको बात बताऊं, ज्योतिराव सिंधिया ना तो एमएलए थे ना उस टाइम पे एमपी थे, समझे आप। ज्योतिराव सिंधिया के सपोर्टर्स में से जो मेंबर्स थे वो एमएलए थे, तो ज्योतिराव सिंधिया को उन्होंने पोजीशन दिया, ज्योतिराव सिंधिया को उन्होंने विद इन 6 मंथ मेंबर बनाया, समझे आप, राज्यसभा के थ्रू। तो ज्योतिराव सिंधिया बिकम द मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, और इनके जो एमएलए थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए, यहाँ पे बाईपोल कराए गए। तो समझिए आप एक तरह से, तो ज्योतिराव सिंधिया ना उस टाइम पे एमएलए थे ना एमपी थे, तो ज्योतिराव सिंधिया कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है, ये बात है। ज्योतिराव सिंधिया के इन्फ्लुएंस, जैसे अभी ये है कि इनका नाम नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी के भाई जो सपोर्टर्स है यहाँ पे, देखिए जो एमपी बने हैं ना, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो कुछ भी अनबन हो गई बीजेपी और आरजेडी के बीच में, तो क्या बोलेंगे, चलो मेरे एमपी हटा दो, तो क्या नीतीश कुमार जी डिस्क्वालीफाई होंगे क्या, नीतीश कुमार के एमपी डिस्क्वालीफाई होंगे। नीतीश कुमार जी थोड़ी एमपी बने हुए हैं, वो तो सीएम है उधर, वो एमएलए हैं, समझिए चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट हुए। 75 आर्टिकल आपको बताया मैंने, 75 आर्टिकल में वही है कि 15%। आर्टिकल नंबर 164 अगेन वही 15%, लेकिन किसका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट हुआ, और आर्टिकल नंबर 361 बी में हुआ
कि जो भी डिफेक्टर होगा उसको कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं दी जाएगी, वो अगले समझ लो रिमेनिंग ईयर्स के लिए डिबार्ड हो गया, अब बाद में जब अगला इलेक्शन होगा तब देखो उसको तुम, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज़ थी वैसे, आई कुड नॉट एबल टू रिकॉल, नहीं चलिए इतना ठीक है अभी इसके अंदर। वही है अमेंडमेंट क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रोकने का पर्पस वही था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो भाई, क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री की अगर पॉलिटिक्स स्टेबल ना हो ना तो कंट्री का ग्रोथ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बात तो आप मान के चलिए। तो इसलिए पॉलिटिक्स अभी भी स्टेबल होने चाहिए। अब देखिए जिस भी कंट्री की पॉलिटिक्स स्टेबल रही है उस कंट्री का ग्रोथ हमेशा रहा है, और जिस भी स्टेट का, अब स्टेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ भी पॉलिटिक्स स्टेबल है द ग्रोथ शुड फॉलो। ओके, अगेन आया राम गया राम का कंसेप्ट था, अगेन फालतू में अननेसेसरी करप्शन इन्वॉल्व होता था इसके अंदर। ओके, पॉलिटिकल गेम प्ले चल रहा है, तो ये सब चीज़ें बंद करने के लिए लाया गया है सब, ठीक है। लेकिन ऑल दो हम देखते ही हैं कि स्पीकर डिले करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर 2/3 वाला अभी भी यूज़ किया जाता है एज एक्सप्लॉइट करने के लिए। वो लोग कोशिश करते हैं कि हम 2/3 तक के मेंबर को, जैसा भी देखा हमने शिवसेना के अंदर देखा ही था ना हमने, हम दूर क्यों जाए, मैं महाराष्ट्र का हूँ, यहाँ पे देख ही रहा हूँ कि शिवसेना के 2 पार्ट हो गए थे, करेक्ट। तो शिवसेना के अंदर 2/3 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बीजेपी में मिला लिया था, तभी जाके गवर्नमेंट बनी थी ना, पहली वाली, अभी वाले नहीं, पहले वाली इससे। तो देखिए फिर ये तो कहानी है। तो इस लेवल का ये मैनिपुलेशन कभी भी करते हैं इसके अंदर। लेट्स सी इसके अंदर यही है कि मेरा भी यही मानना है कि स्पीकर के साथ किसी एक ट्रिब्यूनल को सेटअप करना चाहिए, और साथ ही साथ इसको डिसीजन जो है डिस्क्वालिफिकेशन के उसको जल्दी करना चाहिए। सो दैट थिंग्स वी कैन डू टू इंश्योर कि एंटी डिफेक्शन लॉ वर्क कर रहा है, क्योंकि 2/3 के बाद तो अब तुम नहीं करोगे कि 3/4 कर दो, अगेन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट लेट्स सी दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो 2 अमेंडमेंट हमने पढ़े, 52nd एंड 91st। सो मेक श्योर करिए कि ये दिमाग में रखिए, दोनों अमेंडमेंट एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, पसंद लगा तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स को शेयर करिए, और साथ ही साथ बने रहिए मेरे साथ, और भी वीडियोज़ आएंगे ऐसे पॉलिटिक, इंडियन पॉलिटिक के। थैंक यू वेरी मच।